बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो किक ऑफ में खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस दिस इवनिंग। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड डिस्कसिंग फुटबॉल। जैसे हम जानते हैं कि जो रेगुलर सीज़न है वो इस वक्त अपने पहुंच चुका है इख्तिताम पे एंड तो हमने कहा कि आज का जो शो है थ्रू आउट द 1 आवर हम उसको डेडिकेट करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल में फाइनली बहुत सारी चमक हो रही हैं एंड फॉर द गुड, फॉर द बेटरमेंट इंशाल्लाह। एंड काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ऑफ द फील्ड क्या हो रहा है। लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है मेंस टीम ने अपना AFC एशियन क्वालिफाइंग कप का मैच खेला वर्सेस म्यांमार। पाकिस्तान की टीम ऑल्दो वो उसमें नहीं जीत सकी, 1-0 से वो हारी, बट देवर सम परफॉर्मेंसेज जिनको विच नीड टू बी टॉक्ड अबाउट। और इसी टूर्नामेंट को लेके और भी जो मैचेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आज के शो में। उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो वुमेंस टीम है उनकी भी स्क्वाड को अनाउंस कर दिया गया है। दे विल ऑल्सो बी टेकिंग पार्ट इन द क्वालिफाइंग राउंड ऑफ द AFC एशियन कप। और इसके साथ साथ हालिया पाकिस्तान फुटबॉल में जो है इलेक्शंस फाइनली हो गए। बिल आखिर जो हमने देखा था एक इम्पास क्रिएट हुआ था और बहुत सालों से नॉर्मलाइजेशन कमेटी पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को चला रही थी। तो नाउ वी फाइनली हैव एन इलेक्टेड बॉडी जिसको किसी को एतराज़ नहीं है इस बॉडी के साथ, क्योंकि प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर इलेक्शंस के बाद ये जो बॉडी इलेक्ट होकर सामने आई है। बहुत जल्द इनका हैंड ओवर भी होगा फ्रॉम द नॉर्मलाइजेशन कमेटी टू द एक्चुअल बॉडी। सो वील गेट टू सी इलेक्टेड बॉडी रनिंग पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। तो काफ़ी लोगों को उम्मीदें भी हैं कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर and move towards the right direction. So the next 40 minutes हम पाकिस्तान फुटबॉल को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ एंड आगे जाके पाकिस्तान के जो नंबर 8 हैं पाकिस्तान की मिडफील्ड का इंजन जिन्हें कहा जाता है राइस नबी, उनके साथ हमारा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था जो हमने कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी वो मज़े का इंटरव्यू था, तो डू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड स्टूडियो में हमें 2 आज नए मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, 2 यंग इंथुजियास्ट ऑफ फुटबॉल। बट इंथुजियास्ट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो उनका पैशन है, जो डेडिकेशन है इस गेम के लिए, उसलिए मैंने ये उसकी वजह से ये एडजेक्टिव उनके लिए इस्तेमाल किया। बट जितना उनका हम कह सकते हैं अचीवमेंट्स है फ़ुटबॉल को लेके, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को स्किल किया है ताकि वो आगे पाकिस्तान की जो यूथ है उनको जो है फ़ुटबॉल की बेहतर से बेहतर जो है टेक्निक सिखा सकें, कोचिंग दे सकें एंड हर लिहाज से कह सकते हैं 360 फ़ुटबॉल की जो प्रॉपर एक कोचिंग होती है, एक नॉलेज इम्पार्ट की जाती है, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत मेहनत की है और वो अपना जितने भी स्किल्स हैं बेहतरीन तरीके से वो जो इम्पार्ट करें। अगर आपकी कराची की फ़ुटबॉल में किसी भी ग्राउंड में आपको जाने का मौका हुआ तो आपने ज़रूर इन दोनों को देखा होगा कहीं ना कहीं पे यूथ के साथ इंटरैक्ट करते हुए, फ़ुटबॉल सिखाते हुए। तो आज हमें वो ज्वाइन करें इन आर स्टूडियोज़ एंड फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स उनके साथ हम यही डिस्कस करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ुटबॉल कहाँ खड़ी है, मेंस टीम, वुमेंस टीम, यूथ में क्या चीज़ें हो रही है और कहाँ पे हम देखते हैं स्पोर्ट को राइट नाउ। तो हमारे पहले मेहमान अहमद शाह। अहमद, लवली टू हैव यू ऑन द शो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। अहमद जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम जो हैं UEFA लाइसेंस कोचेज़ हैं, उनमें से ये एक हैं। बड़ी अच्छी स्पेनिश और टर्किश भी ये बोलते हैं एंड बहुत सालों से कोचिंग के जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने डिफरेंट क्लब्स के साथ उन्होंने निभाई है एंड बहुत काम कर रहे हैं फुटबॉल पे यूथ लेवल के ऊपर। हाउ आर यू अहमद? गुड टू हैव यू ऑन द शो। I'm good. Thank you so much, Altamash bhai. Thank you so much for having us. And yes, ready to talk. How do you feel about recently जो पाकिस्तान फुटबॉल में कुछ चेंजेस आई हैं, इलेक्टेड बॉडी आ गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे और जो मैचेस हमारी टीम खेल रही है? बिल्कुल, hopefully good times ahead. That's all we can say right now, because me as a coach, we're right at the bottom of the pyramid in Pakistan football. We can only wish that we get a league started soon, we get teams with proper, because obviously हमें हमेशा बोला जाता है पाकिस्तान में like getting into football, पाकिस्तान फुटबॉल में स्कोप है, क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, like क्या है इसमें। So we're hopeful कि इस तरह से opportunities open up हों so that we can say to those people, yes बिल्कुल स्कोप है and हम स्कोप बनाना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह we can make that scope together ताकि एक लीग हो, एक फाउंडेशन हम लोग क्रिएट करें, उसके बेसिस पे जो है हमारी फुटबॉल एंड कंट्री ओवरऑल प्रोग्रेस करे। बिल्कुल इंशाल्लाह। चलें इस पर हम आगे शो में ज़रूर बात करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान फैज़ान याकत। फैज़ान, प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम, गुड टू हैव यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, का शुक्र है। फैज़ान भी अगेन जो बहुत कम ऐसे कोचेज़ हैं जिनके पास लाइसेंस है, ये भी AFC के लाइसेंस कोच हैं एंड स्पोर्ट्स मार्केटिंग हो जाए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो जाए, हर चीज़ में इन्होंने कोर्सेज करके रखे हुए इन्होंने, और हमारी उम्मीद है कि हमें भी कुछ कोर्स देंगे आज के हमारे शो में ये। तो फैज़ान, जैसे मैंने अहमद से पूछा, हाउ डू यू फील राइट नाउ? काफ़ी सालों से आप ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, कैन वी से कि दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर पाकिस्तान फुटबॉल एंड लग रहा है कि अब चीज़ें बेहतर होंगी? देखिए, लग बिल्कुल रहा है, क्योंकि जो 10 साल से एक मैस क्रिएट हुई हुई थी वो फाइनली अब जो है वो जो उसके ऊपर से धूल थी वो हट चुकी है। अब हमारे पास इलेक्टेड बॉडी आ गई है जिसके पास तमाम इख्तियारात हैं तमाम काम करने के लिए। सो आई होप लाइक अहमद के जो चीज़ें हमारी मिसिंग पॉइंट्स थे, जहाँ जहाँ पे काम नहीं हो पा रहा था,
पाकिस्तान में अब वो इलेक्टेड बॉडी, क्योंकि उनके पास मैंडेट है, वो उन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे और पाकिस्तान की फ़ुटबॉल इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ज़रूर बेहतर होगी। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। पहले हम बात करेंगे रिसेंटली जो पाकिस्तान की मेंस टीम ने जो मैच खेला वर्सेस म्यांमार, वो 1-0 से वो हारे। दे वर प्लेइंग इन म्यांमार। इस ज़रा मैच के पहले हाईलाइट्स देख लेते हैं, इस मैच के ऊपर डिस्कस करते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के चांसेस इस कॉम्पिटिशन के अंदर क्या हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक एट द हाईलाइट्स फॉर दिस मैच। इस मैच में पाकिस्तान को 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान जो है म्यांमार में जाके ये मैच खेल रहा था। दिस मैच वाज पार्ट ऑफ द AFC एशियन कप क्वालिफिकेशन एंड ये पाकिस्तान का इस राउंड के अंदर दूसरा मैच था। पहला राउंड में पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा वर्सेस सीरिया एंड नाउ अ 1-0 लॉस टू म्यांमार। लेकिन यहाँ पे जो है इस मैच के बाद अब्दुल्ला इकबाल जो पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, उन्होंने एक्चुअली फ़ैन से माफ़ी मांगी थी। ही सेड कि हमारी परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी जो होनी चाहिए, और स्पेशली द फर्स्ट हाफ में पाकिस्तान टीम ने काफ़ी जो है सफ़र किया एंड फर्स्ट हाफ के अंदर ही गोल आ जाता है एंड उसके बाद जो ऐसा करना कदरे बेहतर हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अब्दुल इकबाल खुद उन्होंने माना है कि दिस वाज़न्ट द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तान टीम एंड दे कुड हैव डन मच बेटर। ज़रा पॉइंट्स टेबल में नज़र डाल लेते हैं कि अब तक पॉइंट्स टेबल पे ग्रुप ई की क्या सूरत हाल है। इस हमारे ग्रुप के अंदर सीरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज़ एट द बॉटम। 2 में से 2 हम हारे हैं। अफगानिस्तान बिना बेहतर गोल डिफरेंस की वजह से हमारे से ऊपर है। और इसके बाद जो 2 मैचेस होंगे पाकिस्तान के, वो दोनों होंगे वर्सेस अफगानिस्तान। एक मैच होगा होम पे जो होगा इस्लामाबाद के चिनार स्टेडियम में, और दूसरा मैच जो होगा अवे। द पाकिस्तान टीम विल बी प्लेइंग in Afghanistan and then उसके बाद फिर we'll be playing Syria and then Myanmar playing, they will be playing at home. जी, how would you describe this match versus Myanmar and Abdullah Iqbal coming out and actually apologizing to the fans? आप कैसे देखते हैं? I think overall हमें टीम को it's very like good कि he thought to apologize, but I don't think the players should be apologizing. Like they don't need to apologize because this like the lack of results isn't down to the players. Honestly, it's not down to the coaches. It's the decades of just bad governance जो कि has led up to this moment, and we shouldn't blame the players, we shouldn't blame the coaches when we are unable to give them the platform, unable to give them the right facility, the right coaching. This is what will happen. And honestly, before the match I was listening to podcasts and people were expecting draws and maybe even victory against Myanmar. I honestly did not expect us to get anything out of it. Reason was because other teams have at least a league. They have Myanmar की खुद की लीग है। बिल्कुल, other teams Myanmar, they have a league of their own where players can play and consistently week in week out. They get consistent training from coaches, and we don't have that here. Unless we get a proper framework of a league to base everything off, then these are the results that will happen, and we should not be surprised by that. Mm-hmm. And the way our framework is in Pakistan right now, all the clubs that are operating, there is a ceiling to what they can do. Unless they can promote kids from at an academy level and say, okay, we can promise you football in a national league, this is where we will be, because we need to be able to promise our kids, no, if you are coming to us at any club and receiving coaching from the age of 5 till 18, this is the pathway, and then you will go and play in the Pakistan Premier League or whatever we want to call it, and you will have a good football. Instead of that, what most kids do is either, especially if you're coming from very poor backgrounds, unfortunately, what happens with them is they fail to realize their potential and they fall back into poverty. And for those who are coming from a much better and privileged background, a luckier background, they go abroad for education, and that's our football right now. बिल्कुल सही। ये तो ओवरऑल एक अगर हम एक ऊपर से जायज़ा लेते हैं फुटबॉल का, ये तो बड़े इश्यूज़ हैं। बट इस मैच को फिजान अगर हम बात करते हैं, हम फिर से देख रहे हैं अगेन दो डिफेंसिव टैक्टिक्स व्हिच आर नॉट वर्किंग फॉर द पाकिस्तान टीम। कैसे देखते हैं? सो यार, अगर हम अल्तमश भाई फर्स्ट हाफ से स्टार्ट करें तो जो हमारी एक बहुत जो लाइनअप है वो बड़ी प्रेडिक्टेबल होती है, या फॉर्मेशन जो हमारी होती है स्पेशली ऑफ द बॉल, हम 5-3-2 से खेलना चाहते हैं। और जो हमारे कोच हैं मिस्टर कॉन्स्टेंटीन, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज मसला ये है कि उनके पास जो जिस कैलिबर के प्लेयर्स हैं, जैसे अहमद ने कहा कि वो एक सीलिंग है उनकी, उससे ज़्यादा वो बेहतर नहीं खेल सकते। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे फैंस हैं पाकिस्तान के, वो बड़े हुए हैं मैनचेस्टर सिटी को, बार्सिलोना को, रियल मैड्रिड को, म्यूनिक को देख के, या मैनचेस्टर यूनाइटेड या लिवरपूल को देखते हैं, और वो बड़ी अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलते हैं। और हमें भी लगता है कि यार हमारी जो नेशनल टीम है वो भी इस तरीके से अट्रैक्टिव फुटबॉल खेले। हमें थोड़ा सा लोगों को गाइड करना पड़ेगा कि क्लब फुटबॉल और नेशनल टीम की जो फुटबॉल है और जो उनकी प्लेइंग स्टाइल है उसके अंदर बहुत फ़र्क होता है।
क्लब के अंदर आपको एक अच्छा प्लेयर मिल जाता है, आप उसको ख़रीद लेते हैं और कोच अपनी जो फ्रेमवर्क है, मैथडोलॉजी है या उसका प्लेइंग स्टाइल है, उसके हिसाब से अपने गेम को चेंज कर देता है। नेशनल टीम में आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको उसी को लेके चलना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और मैं इसको बड़े अच्छे अल्फाज में कहना चाहूँगा कि हमारे प्लेयर्स के पास वो टेक्निकल स्किल मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जो हम उनसे प्लेइंग स्टाइल डिमांड करते हैं, या जो हम कहते हैं कि उन्हें पोजेशन रख के एक अच्छी ब्यूटीफुल फुटबॉल जो टिकी टाका कहलाती है वो खेलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ना तो हमारे प्लेयर्स के पास अभी वो क्वालिटी है और ना वो खेल सकते हैं। तो इसलिए मिस्टर कॉन्स्टेंटीन को बार बार ये कहना कि वो बहुत पुरानी टैक्टिक्स या बहुत पुरानी फ़ुटबॉल खिला रहे हैं और इस वजह से पाकिस्तान जीत नहीं रहा या पाकिस्तान अच्छा नहीं कर रहा, देखें ग्लिम्स मौजूद हैं आपके पास। अगर आप स्टीफन कॉन्स्टेंटीन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं तो ये वही कोच है जो इंडिया को 97th रैंक तक लेकर गया था, ठीक है। वहाँ पे एक प्रॉपर लीग स्ट्रक्चर था, सारी चीज़ें मौजूद थी। शायद अगर पाकिस्तान भी इनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दे तो पाकिस्तान अच्छा कर सकता है। वो बेचारे हमेशा जब भी आते हैं, मैं और आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर मौजूद होते हैं, वो बेचारे हमेशा आके ये कहते हैं यार हमारे प्लेयर्स के पास लीग नहीं है, हमारे प्लेयर्स के पास वो फिजिकल फिटनेस नहीं है। लगता है वही सर्कल्स में हम जा रहे हैं। Exactly. इस सर्कल से हम बाहर कब निकलेंगे वो देखने की बात है। एग्जैक्टली देखिए मसला ये है कि आप 5 दिन के लिए कैंप लगाते हैं या 10 दिन के लिए कैंप लगाते हैं, बिफोर दैट वो जो 4 महीने का गैप होता है, आपके कितने प्लेयर कम्पैटिटिव फुटबॉल खेल रहे होते हैं। आप मुझे बताएं, जो आपके फरीदुल्लाह हैं, मोहिब हैं, अली उज़ैर बलोच हैं, ये कितने प्लेयर्स हैं जो रेगुलर फुटबॉल खेल रहे होते हैं या इनके पास क्लब है। आपका जो स्टार मिडफील्डर है, जिसकी मैंने और अभी आपने बात की राहिस नबी की, वो पिछले 12 महीने से बगैर फुटबॉल क्लब के खेल रहा है। आलमगीर अच्छी फुटबॉल और वही सबसे अच्छी फुटबॉल खेल रहा है। आलमगीर अभी भूटान गए हैं, शादाब इफ्तिखार जो वहाँ पे एक क्लब टीम के कोच बने हैं वो गए हैं। देखिए सेकेंड हाफ में अगर आप मुझसे पूछें, फर्स्ट हाफ वॉज टेरेबल, हमने बहुत लो ब्लॉक खेला, हमने कोई प्रेसिंग नहीं की, हमारी कोई इंटेंसिटी नहीं थी। लेकिन सेकेंड हाफ में जैसे ही हारून हामिद आए थे, हमें वो एक चीज़ नज़र आई कि पाकिस्तान की टीम भी कोई अटैकिंग फ़ुटबॉल खेल सकती है या वो पासेस बिटवीन द लाइन पासेस खिला सकती है। और जो दूसरे प्लेयर्स हैं, मिकाइल अब्दुल्ला हो गए, अली हैदर शाह है मेरे ख्याल से उनका नाम है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो आ गए। राव उमर हयात की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इवन कि अगर आपने देखा, अभी आपने हाईलाइट्स में दिखाया, बिल्कुल ऑफ आखिर में क्रॉस आया था जिसको राव उमर हयात जिस कैलिबर का प्लेयर है उसको वो फिनिश करना चाहिए था, और वो बहुत अच्छी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी। और शायद अगर वो बॉल वहाँ पे चली जाती तो हम डिफरेंट डिस्कशन कर रहे होते यहाँ पे। लेकिन मेरे हिसाब से एक पॉइंट हमें इस मैच से निकाल लेना चाहिए था, कॉज म्यांमार की टीम अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान का जो डायस्पोरा प्लेयर जब आ जाता है स्टार्टिंग लाइनअप में या जब वो खेलने के लिए आ जाता है, आप दोनों से होना था कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम प्लेयर्स टेक्निकली साउंड नहीं है, वो एबिलिटी उनमें नहीं है, बट देन यही काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है टू इंक्लूड द डायस्पोरा प्लेयर्स कि एटलीस्ट वो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, तो उनके पास ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो शायद हमारे इस वक्त लोकल प्लेयर्स के पास ना हो। देखें अल्तमश भाई, जो क्रिटिसाइज़ करना होता है ना, वो दुनिया का सबसे आसान काम होता है। मैं, आप और आई एम श्योर जो हमारा शो देख रहे हैं बहुत सारे लोग वो फुटबॉल देखते होंगे, और उसमें से बहुत सारे बार्सिलोना फ़ैन होंगे मेरी तरह। इंटर मिलान के अगेंस्ट अभी सेमीफाइनल हुआ था बार्सिलोना का, एंड बार्सिलोना वाज प्लेइंग विदाउट देयर 2 की प्लेयर्स, जिसमें जूल्स कुंडे और बाल्दे नहीं खेल रहे थे। जो आपका प्लेयर होता है ना, वो आपके पूरे सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है। अगर एक प्लेयर भी उस सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाए और एक किसी नए प्लेयर को लेकर आ जाया जाए उस सिस्टम में, तो वो आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि यार आप ऑल ऑफ अ सडन सारे प्लेयर्स ले आएंगे और आप उनसे ये सोचेंगे कि आप फीफा फ्रेंडलीज भी नहीं खेलें, पिछले जुलाई से लेके अभी तक 3 फीफा की विंडोज़ आई सर, आपने कोई फ्रेंडली नहीं खेला, आप कहाँ टैक्टिक्स ट्राई करेंगे, आप कहाँ उन प्लेयर्स को चांस देंगे, कहाँ उनको वो मैच प्रेशर एक हैंडल करने के लिए मौका देंगे। आप जब भी मैच खेलते हैं वो आपके लिए डू एंड डाई होता है। उस प्लेयर को ये पता होता है कि यार अगर मैंने परफॉर्म किया तो ठीक, अदरवाइज़ आई एम आउट। देखिए ना, बात बहुत फिर बाहर निकल जाती है, लेकिन आप प्लेयर से तब डिमांड करें जब आप प्लेयर को वो सारी रिसोर्सेज दे रहे हो। लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का सर एक प्लेयर 25-25 लाख रुपए कमाता है, 2-2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास। हमारे प्लेयर्स के पास 70,000 रुपये सैलरी नहीं होती, 40,000 रुपये सैलरी नहीं होती। अभी कुछ अर्से पहले रियाज जो हैं वो पाकिस्तान के एक्स प्लेयर हैं, वो एक तंदूर के ऊपर रोटियां या जलेबियां लगा रहे थे। कैन यू इमेजिन कि वो जो मेंटल एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में वो खेल रहे हैं फुटबॉल, और उसके बाद हमारे जैसे लोग ही जो फुटबॉल शोज़ या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर के ऊपर बैठ के इन्हीं लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। तो आप
आपने उन प्लेयर्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी, वो ट्रेनिंग नहीं दी, वो मेंटल उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई उनके साथ बंदा नहीं रखा, कोई कोचिंग स्टाफ नहीं है उनके साथ उनको गाइड करने के लिए। 5 दिन पहले आप उनको बुलाते हैं कैंप के लिए और उसके में भी आप उनको क्या सिखाएंगे? जो बंदा 4 महीने से फुटबॉल नहीं खेल रहा, वो 5 दिन में आके अपनी फिजिकल फिटनेस सही करेगा या वो आपके कोच के टैक्टिक्स पढ़ेगा? उसमें भी आपने ट्रैवल करना होता है, एक दिन आपको टाइम मिलता है, 10 दिन का कैंप होता है, एंड देन उसके बाद जब लोग एक्चुअल में ये डिमांड करते हैं कि हमारी टीम जो है वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेले या हमारे खिलाड़ी इंटेंसिटी के साथ प्रेसिंग करें। मैं तो देखिए हर वक्त एक बात कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है वो मैच खेलने भी जा रहे हैं। I think Exactly. वही हमारे लिए जो है इस वक्त, क्योंकि अहमद खुद इतना ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं फुटबॉल का, कोचिंग का, ये वो जिस तरह से फैज़ान बता रहे थे, इतनी चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, उसके बाद अगर इवन इफ़ यू शो अप, आई थिंक वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, आई थिंक इट्स द नेशनल प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड दैट यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान दैट प्लेज अ बिग रोल। बट बिल्कुल, जैसे आई रिमेंबर स्टीफन कॉन्स्टेंटीन का एक इंटरव्यू था आफ्टर द फर्स्ट और सेकंड गेम, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ आवर नेशनल प्लेयर्स। ही वाज लाइक कि मुझे ट्रेनिंग में ऐसी चीज़ें सिखानी पड़ रही हैं जो कि इन प्लेयर्स को एक क्लब लेवल पे, अकेडमी लेवल पे सिखाई जानी चाहिए। एंड ये एक नेशनल टीम कोच का काम नहीं होता। ही सेड दिस हिमसेल्फ इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि नेशनल टीम कोच का काम नहीं होता कि वो ये चीज़ें जो है ना बेसिक टेक्निक्स पे काम करे या इनको बेसिक टैक्टिकल जो है वो गेम सेंस जो है दिलाए। तो दैट इज़ वेयर वी आर, दैट इज़ द स्टेज वेयर वी आर। एंड अनफॉर्चुनेटली जब तक हम एक ग्रास रूट लेवल पे उस पर काम नहीं करेंगे, देन हम प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए। परफॉर्मेंस जैसे भी हो, अनटिल, जैसे फैज़ान भाई ने बोला, अनटिल वी गिव देम द फुल रिसोर्सेज टू रियलाइज देयर पोटेंशियल, ये हमारी स्टेट रहेगी। बिल्कुल ठीक है, चलें, अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है। सीरिया से हम हार चुके हैं, हम म्यांमार से हार चुके हैं, बट ऑफ कोर्स अभी भी 4 मैचेस बाकी हैं इसके अंदर। कैन वी सैल्वेज एनीथिंग, या आपको लगता है कि जस्ट बेसिक्स इसके अंदर तक हम निकल जाएं? सर इंशाल्लाह 6 पॉइंट आपके पक्के हैं। एंड हाउ इज़ दैट? अफगानिस्तान को आप होम पे हरा रहे हैं इंशाल्लाह, और म्यांमार के अगेंस्ट भी आप जीत ये आपकी ख्वाहिश है या ये आप ये रियलिटी बता रहे हैं? ख्वाहिश समझ लें। रियलिस्टिकली कैसे देखते हैं? यार अभी देखिए- नेक्स्ट 2 मैचेस आर विद अफगानिस्तान, होम एंड अवे, इनको कैसे देखते हैं? यार देखें, अफगानिस्तान को हमने 2015 में लाहौर में 2-1 हराया था, आज से एग्जैक्ट 10 साल पहले, ठीक है। लेकिन उस टाइम की अफगानिस्तान और आज के अफगानिस्तान में बहुत फ़र्क है। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जो हमारी रैंकिंग है 201, 201 पे हम रैंक पे हैं, हम उससे बहुत बेहतर हैं। हमारे पास क्वालिटी के प्लेयर्स मौजूद हैं, स्पेशली कुछ हमारे पास लोकल प्लेयर्स भी अच्छे हैं और हमारे पास कुछ डायस्पोरा प्लेयर्स भी अच्छे हैं। इनको अगर एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए तो ये अच्छा कर सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट पीएफएफ के जो सितंबर का स्पेशल जो विंडो आएगा फीफा का फ्रेंडलीज़ का, अगर हम उसमें 1-2 फ्रेंडलीज़ ऑर्गेनाइज़ कर सकें, या जो अगस्त के अंदर आपके पास एक टाइम अवेलेबल है वहाँ पे आप अगर लीग नहीं करवा सकते, आई नो बहुत मुश्किल है लीग करवाना और आप बहुत जल्दी अभी आएंगे और आपको सिस्टम है, आप एक नेशनल चैलेंज कप करवा रहे हैं जो कि पाकिस्तान का एफए कप होता है बेसिकली। आपके प्लेयर्स रिदम में आ जाएं, फिर आपने अंडर 23 की चैम्पियनशिप खेलने के लिए जाना है, तो वो अगर आप सारे मामलात मिला लेते हैं तो वो जो अक्टूबर के मैचेस हैं उसके लिए आपके प्लेयर्स को बहुत अच्छी तैयारी करने को मिल जाएगी। एंड देन इंशाल्लाह जिना स्टेडियम 22-23 हज़ार लोगों का क्राउड जो पाकिस्तान को चेयर कर रहा होगा, आई एम श्योर वो आपको नज़र आएगा। क्योंकि देखिए सीरिया के अगेंस्ट 2-0, म्यांमार के अगेंस्ट 1-0 जो कि ऑफ साइड था, हम सब ने अभी देखा वो ऑफ साइड गोल था। मैं अगर आप मुझसे पूछो तो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई है, हम लोग जो है वो 0-0 फिनिश कर सकते थे, इवन हम जीत भी सकते थे। मैच अच्छा खेले, स्पेशली आप सेकंड हाफ में तो आपने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली, स्पेशली जैसे मैंने कहा हारून अहमद वगैरह के आने के बाद। अफगानिस्तान के अगेंस्ट आप कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और म्यांमार के अगेंस्ट तो इस्लामाबाद में आप इंशाल्लाह गेम चेंज करेंगे। जो फीलिंग हम सब की अगेंस्ट कैम्बोडिया थी और जो हम वहाँ पे हमने विक्ट्री हासिल की थी, इंशाल्लाह वो सेम परफॉर्मेंस आपको आई बिलीव आपको देखने को मिलेगी। कि अभी भी अगर याद करते हैं तो गूज़बम्स आते हैं। उसके बाद इवन ताजिकिस्तान का जो मैच था, जो हम 2 गोल हम डाउन थे और राइस नबी का गोल आता है, उस वक्त जो पूरा जो क्राउड ने जो ठाटा मारा था वहाँ पे, क्रेजी एटमॉस्फेयर सर, क्रेजी एटमॉस्फेयर। और जिन्होंने गोल किया था राइस नबी की हम बात करें, राइस नबी की से हमारी अब से कुछ देर पहले बात हुई रिगार्डिंग द मैच वर्सेस म्यांमार एंड हाउ ही सीज द पाकिस्तान टीम एंड द चांसेस व्हिच पाकिस्तान टीम हैज इन दिस कंपटीशन। काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही, आए आपके साथ भी शेयर करते हैं। Welcome, Rayas. Thank you so much for making time for us. It's an absolute pleasure having you on the program. Hope you've been well. Walaikum salam. I'm happy to be here. I've been great and just looking forward to this year. Thank you very much, Rayas. And your Instagram tells us that you usually like to match your jackets with your car. So I see you're wearing a black shirt. There must be a black car then. Surprisingly, this one is not a black car, it's a yellow car. Okay. So hopefully we'll see you in a nice yellow jacket soon then. Let's hope, inshallah. Great stuff, great stuff. So Rayas, the number 8 for the Pakistan team, the engine in the midfield.
You've had a very good career with Pakistan, the way you've been playing for this team. Let's start off first with the last match you played versus Myanmar. How do you assess Pakistan's performance and your own performance in that match? Look, I'm a senior figure in the team, and I'm always honest when it comes to our like review of the match and performances. Look, I think we should be disappointed, but we should be happy, because this was a game that yes, we should have won, but now we know where like what we possess as a team, and that we can beat teams and put pressure on teams. So of course we're disappointed that we lost, and the result didn't go our way. But I do believe that inshallah now we believe in ourselves enough to know that we can cause a lot of damage to these teams. Okay. And in this particular tournament, the AFC Asian Cup qualifying competition, what are the realistic chances you think which you have for yourself and for this team, for Pakistan in this competition against the teams in our pool? Look, I'll start with myself. I just want to be the best player I can be every time I step onto the pitch. It's different feeling when you represent Pakistan. You're representing the whole nation, and my mother's born in Pakistan. So it gives a different feeling to me. But for the team, I do believe that we look for qualification. If we're not aiming to win games and our goal is to win games, then what's the point of being involved in it? So of course we've got a tough group with tough teams that are very good, but you've seen it in many games in the world where any team can beat anyone on the day. So if we stay positive, inshallah, anything can happen. Absolutely. And we wish you and the team all the best for that. In this particular match, we saw you doing a bicycle kick. Who was that inspired by? Ronaldo, Rooney, Bale? That was a perfect thing. Do you know what? When the ball hit my chest and it popped up, everything around me went slow, and it was like something was telling me to just try it. So I tried it, and unfortunately, it just missed the crossbar. That's right. Hopefully next time it will be in, because when that happened, all the Inshallah. fans, all of us watching at home, our hearts were in our mouth and like this is almost in. But Next time, inshallah. I'll try again. something really cool also happened. Before the match, we saw one of the greats of British boxing, Chris Eubank Jr., also wishing you the very best for this upcoming match. That was very nice to see, very heartening as well. How did you take that? And are you friendly with more other such personalities, famous sports personalities? I'm good. I'm good friends with a lot of celebrities in the UK and whatsoever. But it was one of my friends that sent me a video of the Chris Eubank video, and it did surprise me because he's been a name in my household. My father used to watch his father's fights, and it's been a name that we've followed for a long time. So I've seen all of Chris Eubank's fights on TV, and when I did see that video, it gave me a shock, because usually when I am speaking to celebrities, I don't get that much of a like a wow factor or something. But with him, he's one of those people that I was in shock with. Yeah, Absolutely. It was good for you and, of course, the whole Pakistan team as well, getting of course. like that. Now, Rais, if I can ask you about the journey of the Pakistan team. For a lot of fans, it's, of course, before and after that Cambodia match, which Pakistan had won, but you've been with the Pakistan team since 2019. How would you describe and assess this journey? Are you seeing improvements? Do you think, of course, there's a lot more to do? But since that match, before and after, are you seeing more improvements with this team and things are looking brighter now for the Pakistan team? I think we've come a long way. For example, we've come a long way from 2019 to start with. But if I do talk about the Cambodia match as well, I think we're more of a team now, like the way we mix with each other, the way we're all trying to learn things about each other and accept each other's, different way of doing things, and going around the world together. It's made us so tight that we've built friendships away from being in camp. Like, I spend a lot of my time now speaking to my teammates that are living in Pakistan or living in different countries, So I do believe that, maybe results have not gone our way, but we've gained. It's like a family. We've made each other into a family, and you can never take that as a loss. It's always a gain when you're brothers. That's right. And that was exactly going to be my next question, because here in Pakistan, there's always a debate of the diaspora players and the local players. Like you mentioned, it's become a close-knit family now. How is it playing with players who are, of course, now living, the ones who live here in Pakistan, and you guys fly in before the matches? How is that? And do you think that's a good combination of making a team? Look, you always need that touch of Pakistan there. You know what I mean? You can't lose that feeling of having the local players with you.
you know, there's a lot of talent in this local leagues and the local players. So when we do go there, we do pick up different things, you know. But I do believe that you have to have that correct balance of diaspora players because you know we bring something from outside. We bring that tactical awareness, and you know we can all learn from each other. I learn from the local players; they can learn from me. You know, so I do think we have a great balance now. That's right. And you mentioned the technical knowledge and the coaching and all that stuff. What would, given your own experience with West Brom and then with Burnley, and you mentioned the bit of Sunderland as well, playing in Cyprus, what would you feel? What do you think is the ideal way the Pakistan team can be coached, should be coached going from now, going into the future? You know, look, it's not my avenue, you know, coaching and how things should be done and not done. You know, as long as the team are behind everything that we're doing, you know, as long as the players are coming in every single day when we're at camp and understand the goal that's set and they're willing to learn, then you know you could teach us anything because we're willing to learn. So my point is, you know, I've been with top coaches. At my one at West Brom, he's now the first team coach at Bayern Munich with Vincent Kompany. So you know, I'm coming from a place where I know there's top level coaches, and you know, I do believe when we are in camp, we're all willing to learn, and that's the most you can get from a player. Yes, I particularly asked this question given the little time that you and the other players have to be together, and right before a match, it's a quick turnaround always. That was the main point behind asking this question. Given the lack of time which all the players have together, and it's such a quick turnaround, it's usually you're not at the same footing as other teams and how much time they have playing with each other. Yeah, it's tough, of course, because you know a lot of us come late, like to the camp, because obviously you have to be let out on FIFA days, and you know it's very difficult. But that's where we have to be realistic in ourselves to understand that we have to do a lot of work in the 3-4 days training that we have together, and it's got to be strict and full focused to get the most out of the matches. So it's one of those things where you know we understand the situation, we understand how difficult it can be, but you know there's no excuses at the end of the day. When we step onto the pitch, we have the same 90 minutes as the opposition. So it's yeah. Absolutely. And if I may ask you as well, that the three teams that you played for, of course, being West Brom, and then there's Burnley, and a little bit like I mentioned before in this interview that you played for Sunderland as well. Two of these teams now are in the Premier League. Do you see them staying up? And how do you see them doing now? ये थे पाकिस्तान टीम के मिडफील्डर राइस नबी। एंड जब हम एक आपसे एक चीज़ शेयर करता है, जब हम छोटे थे हम टीवी देखते थे, बात यूजुअली आती थी कि राब्ता जो है मुनक़ता हो गया, बाद में फिर हम लाइव लिंक ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे राइस के साथ हमारा जो है राब्ता मुनक़ता हो गया था while I was interviewing him, and he was very gracious enough to give us time during his training। तो वो गाड़ी में जाके बैठे और वहाँ पे जो है हमारा इंटरव्यू हो रहा था, बट वहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यहाँ पे जो इंटरव्यू ख़त्म हुआ। बट और भी हमें काफ़ी सारी बातें राइस के साथ करनी थी, गिवन इज अबाउट हिज ओन करियर, द क्लब्स ही इज़ बिन विद। और इस वक्त क्योंकि वो किसी क्लब के साथ नहीं है, तो उनके क्या प्लान्स हैं, किस तरह से वो वापस क्लब फुटबॉल अपनी शुरू करेंगे। होपफुली दैट विल कम इन द नेक्स्ट शो। बट दैट वाज आवर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद राइस नबी, काफ़ी हमने एंजॉय किया। होप यू डिड टू एज वेल। एंड एक पॉइंट जो मैं अब हमारे जो यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनके साथ भी रेस करूँगा, ज़रूर उनसे पूछूंगा। काफ़ी अच्छी बातें की राइस ने अगेन, एंड द बेस्ट पार्ट वाज द वे ही स्पोक अबाउट हिज टीममेट्स। एंड अक्सर यहाँ डिबेट होती है लोकल प्लेयर डायस्पोरा की, कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं, सम पीपल आर फॉर इट। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, एंड हाउ डू यू सी दैट बीइंग गुड और बैड फॉर पाकिस्तान फुटबॉल? आई थिंक डायस्पोरा प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट पे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। इट्स अ ग्रेट एसेट टू हैव। सो मेनी कंट्रीज हैव डन इट एंड सो मेनी कंट्रीज स्टिल डू इट, एंड एटलीस्ट फॉर आवर शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस इट इज़ एब्सोल्युटली क्रूशियल कि हम जितने डायस्पोरा प्लेयर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं इन द राइट वे, बिकॉज यू हैव टू फेस द फैक्ट्स। हमारे लोकल प्लेयर्स बिकॉज ऑफ आवर ओन बैड गवर्नमेंट्स, इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस, आवर ओन इनकॉम्पिटेंस, दे आर नॉट एट द लेवल ऑफ अदर प्लेयर्स हु हैव बिन start receiving training from a very, very young age, and then consistently they receive training through academies and matches. So we need to make sure that we are using this resource. And if we had our own league, जैसे in fact some Asia में other countries, I know this for a fact, कि Hong Kong and Malaysia, they nationalize the foreign players. उनको once they've been playing in their domestic leagues for a very long period, they give them the passports कि आओ हमारे लिए national team के लिए खेलो, and that's how they also progressing. तो अगर हमारी league होती तो maybe we would have that option as well. But so everything for me keeps coming back to improve our domestic structure would help us in every sense.
And short term के लिए it's absolutely vital कि if we want a national team to keep progressing, get more eyes on our game, get our players playing abroad, we need to utilize diaspora players. But eventually, long term, we should have the goal of improving our local structure so that our national players can, domestic players can flourish. बिल्कुल ठीक है, लोकल स्ट्रक्चर की आपने बात की, गिवन द फैक्ट मैं खुद जानता हूँ कितना टाइम लगाते हैं ग्रास रूट्स पे, ग्राउंड्स के ऊपर, लोकल प्लेयर्स के साथ. हाउ रियलिस्टिक डू यू फील कि अब जो एक इलेक्टेड बॉडी आ गई है, एक लीग स्टार्ट हो सकती है और कितने टाइम में स्टार्ट हो सकती है, उसकी क्या लेवल होगा उस लीग का? I think realistic तो बिल्कुल है, but it's up to the willingness of the people who are now in charge, willingness and the ability, because this bad governance has plagued us for decades. So we need someone to have the best interests of Pakistan and the players and coaches and everyone who is at the bottom of the poll के उनके best interest के साथ to work with that, because that has to happen if we are to progress. ये चीज़ मैं फिजान के पास भी लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि आप भी इतना टाइम ग्राउंड्स के ऊपर स्पेंड करते हैं लोकल प्लेयर्स के साथ. कितना रियलिस्टिक देखते हैं कि अब शायद एक लीग शुरू हो सकती है और कितनी इसके स्टार्ट होने में कितनी मुश्किलात हो सकती हैं? देखें, आपके पास कोई आपने रॉकेट साइंस नहीं करनी है अल्तमश भाई. आपके पास एक सारा रोड मैप बना हुआ है और बाहर के मुल्क भी कोई स्पेशल चीज़ नहीं कर रहे होते, सिर्फ आपको वो चीज़ कॉपी करनी होती है यहाँ पे. तो लीग जो भी हमारे इलेक्शन के जो भी कैंडिडेट्स थे प्रेसिडेंटशिप के लिए, उन सब ने अपने जो भी प्लान्स थे उनके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ था कि हम जो है वो सबसे पहले जो है वो लीग सेटअप करेंगे, नेशनल चैम्पियनशिप को जो है हमारी है नेशनल चैलेंज का वो करवाएंगे. सो अब उनको डिलीवर करना होगा, कॉज जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी या आपकी सेलेक्ट हुई है, तो लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी इलेक्शंस हुए थे, उन तमाम लोगों ने भी यही कहा था कि जब हम ऊपर जाएंगे तो हम ज़रूर उसको कोशिश करेंगे लीग करवाने की. तो अब आपको राइट विंडो सेलेक्ट करनी होगी, देखना होगा कि कहाँ आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हो. लेकिन ये सब चीज़ें तब होंगी जब आपके पास एक टेक्निकल डायरेक्टर होगा. तो अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप ये देखें कि आपने टेक्निकल डायरेक्टर किसको अपॉइंट करना है. लीग अब ज़रूर होगी, कॉज फंडिंग आपके पास आएगी, सारी चीज़ें होंगी, जो आपके अकाउंट्स बंद हैं वो होपफुली खुल जाएंगे अब इंशाल्लाह, और आपके पास पैसे का भी मसला नहीं होगा. कॉज ये जो करंट या प्रीवियस एनसी थी वो आपसे ये ज़रूर कहती थी कि यार हमारे पास फंड्स नहीं है, इस वजह से हम जो है वो कोई भी बड़ा मेजर इवेंट या लीग या नेशनल चैलेंज का या वुमेन चैम्पियनशिप नहीं करवा सकते उस तरीके से जिस तरीके से वो होना चाहिए. तो अब तमाम चीज़ें नहीं हो रही थी. पिछली दफ़ा कुछ एक इस्लामाबाद के अंदर नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी वुमेन की, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा एक इवेंट था. लड़कियों को चांस मिला, वो लोग वहाँ गए, उन्होंने इस्लामाबाद के नेशनल जिन्ना स्टेडियम के अंदर खेला, जो कि बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्टेडियम है. सो होपफुली लड़कों के लिए भी इंशाल्लाह मेंस टीम के लिए भी ये होगा. और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपके पास इसी टाइप के रिज़ल्ट्स ही आते रहेंगे, क्योंकि फिर आप अगले शो के अंदर हम लोग यही बैठ के बात कर रहे होंगे कि आपने कोच को टाइम नहीं दिया, आपने उसको वो इक्विपमेंट्स नहीं दिए या वेपन्स नहीं दिए जिसकी वजह से वो लोगों को तैयार कर सकता है. और फिर लड़कों का भी यही मसला रहेगा कि उनकी फ़िज़िकल फिटनेस नहीं थी या उनकी आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. सो होपफुली इंशाल्लाह, क्योंकि अब इलेक्टेड बॉडी आ गई है तो उम्मीद है, मुझे सबको उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी. बिल्कुल ठीक है. और अभी जब हम कोचिंग स्टाफ की बात करते हैं, डू यू थिंक दैट एडिक्वेट इनफ जो हमारे कोच हैं, साथ जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ है, उनको कैसे असेस करते हैं आप? देखें, जैसे मैंने शुरू में हमारी डिस्कशन हो रही थी, मैंने कहा कि जो मिस्टर कॉन्स्टेंटीन हैं वो एक मंजेवे कोच हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के लिए उन्होंने जब उनके साथ काम किया 4 साल, पूरे रीजन में बड़ा उन्होंने काम बहुत अच्छा काम किया. एग्जैक्टली. और ना सिर्फ नेशनल टीम्स के साथ बल्कि क्लब लेवल के ऊपर भी जब उन्होंने इंडिया में काम किया तो बहुत अच्छा काम किया. 97th रैंक तक वो टीम को लेकर गए थे, और वो सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल हो सका था क्योंकि इंडिया के पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद है जहाँ पे उनकी नॉर्मल लीग भी चल रही होती है और फ्रेंचाइज लीग भी चल रही होती है. इसके अलावा अभी कुछ आपके चेंजेस हुए थे. शादाब इफ्तिखार आपके पास आए थे, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी वो भूटान के अंदर एक क्लब है उसके लिए कोच कर रहे हैं. इसके अलावा जो न्यू एडिशन हुई है, एंड मैं ख़ुद बड़ा सरप्राइज़ था और ये बहुत अच्छी एडिशन थी, एक्टर एलामोस जो हैं वो बेसिकली मार्सेलो बियल्सा के साथ काम कर चुके हैं. और वी ऑल नो, जो हम लोग फुटबॉल देखते हैं, कि वो एक उनका अपना एक फुटबॉल ब्रेन है और पेप गार्डियोला जैसा बंदा, पेप गार्डियोला उनको अपना उस्ताद मानते हैं. तो अब आप इमेजिन करें, बस यूरुग्वे ज़रा ऊपर आ जाए. हाँ, होपफुली 2/4 पे आ गया है. लेकिन वही वाली बात है ना, उनके पास भी अभी प्लेयर्स का फुकदान है, उनके पास भी वो क्वालिटी प्लेयर्स इस वक्त मौजूद नहीं है. लेकिन लेट्स होप, हम सारे जॉन क्राइफ को देखते हैं, उनकी एक फ़ुटबॉल मैथडोलॉजी है, इस तरह हम बियल्सा को देखते हुए बड़े हुए हैं हम सब. सो बियल्सा के साथ अगर किसी बंदे ने काम किया हुआ और वो इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ अटैच है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि कोचिंग स्टाफ, उनकी कैपेसिटी के अंदर या कैपेबिलिटी के अंदर किसी को कोई शक नहीं है. बस मसला ये है कि हम उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे. हम ये एज्यूम करते हैं कि यार वो आएंगे 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, लड़कों के साथ कोई
मैजिक जो है ना वो करेंगे और लड़के जो है ना वो बार्सिलोना या जो है ना वो लिवरपूल की तरह खेलना शुरू कर देंगे, वो गेगन प्रेसिंग शुरू हो जाएगी, वो इंटेंसिटी हो जाएगी, वो गोल्स होना शुरू हो जाएंगे। सो आपको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट और उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार अगर आपकी लीग नहीं है एटलीस्ट, तो आप कम से कम कुछ टाइम के लिए प्लेयर्स को एक कैंप में ला के रखें। और ये सिर्फ हम नहीं करेंगे, कतर की नेशनल टीम, जब आपको पता होगा 2022 का वर्ल्ड कप हुआ था, तो वो 8 महीने के लिए कैंप के अंदर थे। 8 महीने उन्होंने कैंप किया था, ऑल्दो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, लेकिन क्योंकि वो एक टॉप टायर टूर्नामेंट खेल रहे थे तो वो एक्सपेक्टेड था। लेकिन अगर आप अपने लड़कों को 10-10, 5-5 दिन के कैंप नहीं देंगे और उसके बाद हम उनसे रिजल्ट्स जो है वो आप एक्सपेक्ट करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेट्स होप। पहले हमने देखा है कि पिछली फेडरेशंस आपको बहरीन भेज देती थी या कतर चले जाते थे या सऊदीया चले जाते थे कैंप करने के लिए, जहाँ पे वो फिर लोकल टीम्स के साथ मैच खेलते थे, तो वो आपको एक जो है ना वो प्रेशर सस्टेन किस तरह करना है, मैच प्रैक्टिस आपको मिल जाती थी। सो होपफुली अब ये जो नई फेडरेशन आएगी वो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की अल्लाह करें वो करें। और कोचिंग कैपेसिटी में सर कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सर, जो नए प्रेसिडेंट भी हैं मोहसिन गिलानी, वो फीफा डेवलपमेंट का भी एक्सपीरियंस अपने साथ लाते हैं। वी ऑल नो कि उनके वो कनेक्शंस भी हैं। सो होपफुली थिंग्स डू गेट बेटर। हम मेंस टीम को डिस्कस करें, साथ साथ लेट्स हैव लुक एट द वुमेन्स टीम एज वेल। वो भी अब से कुछ टाइम में ही इसी कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने वाली हैं, क्वालिफाई राउंड फॉर द AFC एशियन कप। ज़रा उनके जो टीम सेलेक्ट हुई है उस पर नज़र डालते हैं एंड वो किस ग्रुप्स के अंदर हैं। इन गोल कीपर्स देयर इज जना फारूकी, निशा अशरफ एंड जियाना जबराज, ये डायस्पोरा प्लेयर हैं। साथ में फॉरवर्ड्स में आपकी अनमोल हिरा काफ़ी एक्सपीरियंस रखती हैं, अक्सा मुश्ताक, इसरा खान, मरियम महमूद, नादिया खान, ज़मीना मलिक एंड जुल्फिया नाज़िर। डिफेंडर्स में आलिया सादिक, लैला बनारस, मारिया खान द कैप्टन। सबको उनका वो गोल याद है वैसे सऊदी अरेबिया जो 2 साल पहले उन्होंने स्कोर किया था, सोफिया कुरैशी एंड नज़ालिया सिद्दीकी। मिडफील्डर्स में आमिना हनीफ, अजवा चौधरी, मार्शा मलिक, रमीन फरीद, सोहा हिरानी एंड सना मेहदी। काफ़ी एक्सपीरियंस रखती हैं सोहा हिरानी एंड द क्वालिफाइज हैं फॉर दिस कॉम्पिटिशन। 29 जून 2025 से ये स्टार्ट होने वाले हैं एंड सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे ऑन किक ऑफ फॉर यू। विशिंग दीज गर्ल्स द वेरी बेस्ट ऑफ लक। दूसरा मैच होगा वर्सेस इंडोनेशिया and this tournament will also be taking place in Indonesia as well. And इसके बाद होगा 3 मैचेस होंगे क्वालिफाइंग राउंड के इन किर्गिज रिपब्लिक। ये होगा 5 जुलाई को। So that's the Pakistan women's team and wishing them the very best of luck. जी अहमद, कैसे देखते हैं? आपने भी काफ़ी काम किया। A lot of these girls also belong in the Karachi circuit as well. कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, I think because of the diaspora presence, our team is well positioned to qualify from this group. I think उनकी ranking जो है, it doesn't reflect accurately as to how good this team can be, especially with all the new diaspora players जो अभी आपने squad देखी, उसमें lots of players who have big league experience, big country experience. Aksa Mushtaq has played in Italy in the women's area. Maryam Mahmood, all these girls जिनके अभी इनकी फर्स्ट अपीयरेंस होगी, डेब्यू होगा वुमेंस टीम के लिए। आई थिंक दीज आर एक्साइटिंग टाइम्स फॉर द पाकिस्तान नेशनल वुमेंस टीम। हमारी इन दिस ग्रुप वी आर द लोएस्ट रैंक टीम, बट आई थिंक Kyrgyz Republic and at least one more team we can catch them, like we can get after them and we can get a result I think from at least 2 of the teams. Okay जी फजाल। अगर अल्तमिश भाई हम वो दोबारा जो हमारा स्क्वाड है हम उसको दिखा सकें और डिस्कस कर सकें, जैसे अहमद ने कहा कि हमारे पास क्वालिटी प्लेयर मौजूद है। मारिया खान कैप्टन, जैसे आपने बताया, सऊदीया में अपनी लीग खेलती रही हैं, इससे पहले आई बिलीव वो US में भी खेलती रही हैं। मार्शा मलिक जो हैं वो इंग्लैंड से हैं पाकिस्तान के लिए, अभी वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी। इसके अलावा अगर आप जुल्फिया नज़ीर की बात करें, पाकिस्तान की बहुत पुरानी एक्सपीरियंस स्ट्राइकर हैं। इसके बाद अक्सा मुश्ताक का जैसे जो है वो डिस्कशन हुआ है। सोहा हिरानी लोकल टैलेंट है माशाल्लाह, बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के साथ हैं। सो अगेन आपके पास प्लेयर्स मौजूद हैं इस दफ़ा, और अगर आप मुझसे पूछें तो पिछले कुछ अरसे के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल आपके पास स्क्वाड था वो इस वक्त मौजूद है, जो आपको 6 नए प्लेयर्स की वजह से मिला है। सो आई बिलीव अदील भाई जो कोच हैं पाकिस्तान वुमेन नेशनल टीम के, उन्होंने कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर। अनफॉर्चुनेटली उनको भी उस तरीके से मौका नहीं मिल सका कैंप्स के लिए या लड़कियों के साथ काम करने के लिए, लेकिन फिर भी डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज माशाल्लाह वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। और आई होप इंशाल्लाह इस कमिंग आने वाले जो भी 3 मैचेज़ हैं उसमें प्रोड्यूस होगा। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ पर मैंशन करना चाहूँगा, अभी हम डायस्पोरा और उसकी बात कर रहे थे लोकल प्लेयर्स की, तो ये सिर्फ हम पाकिस्तान नहीं करता अल्तमश भाई, जैसे अहमद ने भी बताया, इस ग्रुप के अंदर जो होम टीम है इंडोनेशिया, वो भी नीदरलैंड से अपने डायस्पोरा प्लेयर्स को बुला रहा है टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो
जब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ना हमारे कोचिंग स्टाफ को या हमारे फुटबॉल के करता धरता को या उन लोगों को जो कहते हैं कि एक मिक्स ग्रुप होना चाहिए, या मैं जैसे ये कहता हूँ कि यार आपके 11 बेस्ट प्लेयर फुटबॉल फील्ड पे हों, डजेंट मैटर कि वो डायस्पोरा प्लेयर्स हैं या वो लोकल प्लेयर्स हैं। तो जब बाहर की लोग इस तरह की चीज़ों को लेकर आ रहे हैं तो फिर हमें भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं, अफगानिस्तान की हम बात करें, उनकी जो मेंस का स्क्वाड है वो आधे से ज़्यादा जो है वो डायस्पोरा पे डिपेंड कर रहा है। तो ये श्रीलंका की आप एग्जांपल देखें, लास्ट में जो मेरे ख्याल से 10 डायस्पोरा प्लेयर खेल रहे थे उस टीम के अंदर। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, और जितने भी इस रीजन की स्पेशली टीम्स हैं पूरा फ़ायदा उठा रही है अपने डायस्पोरा प्लेयर्स का। सो दैट इज़ दैट, एंड लेट्स विश द वुमेन्स टीम द वेरी बेस्ट। एंड पाकिस्तान का जो अगला मैच होने वाला है मेंस टीम का एट होम वर्सेस अफगानिस्तान, हमें उम्मीद है कि बढ़ चढ़ के हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी जना स्टेडियम का कुछ भरा होगा हमारे फैंस का। एंड ऑफ कोर्स वी कैन ओनली एक्सपेक्ट कि जब अफगानिस्तान खेलेगा तो उनके भी बहुत सारे फैंस होंगे, मौजूद होंगे। सो वी कैन एक्सपेक्ट होपफुली गुड मैच एज वेल। चलें अब थोड़ा रुख चेंज करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। वी थॉट कि फाइनली एक ब्रेक आने वाला है फुटबॉल के अंदर, कुछ प्लेयर्स को रेस्ट करने का मौका मिलेगा, लेकिन फीफा ने कहा बिल्कुल नहीं, फुटबॉल मस्ट गो ऑन। एक और टूर्नामेंट शुरू कर दिया उन्होंने, फीफा वर्ल्ड कप। थोड़ी सी उससे बात कर लेते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंस है इस कॉम्पिटिशन का, और फिर अभी जो रिसेंट 2 मैचेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी अहमद इस चीज़ को लेके कुछ लोग पॉजिटिव भी देख रहे हैं कि जो 6 कन्फेडरेशंस हैं उनके क्लब्स आपस में खेलने का उनको मौका मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी क्लब कोई ज़रूरत नहीं थी, छोटा सा टूर्नामेंट था, पहले 6 या 7 टीमें खेलती थी, अब 32 टीम्स खेल रही हैं। ये भी बात सामने आई कि फीफा को मुश्किलात हुई टू सेल टिकट्स इन द यूएस। आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, आई थिंक जो टीम्स इस वक्त इसका पार्ट नहीं है, जो बड़ी रिच यूरोपियन टीम्स हैं, वो अब कंप्लेन कर रही हैं कभी हमें भी इसका पार्ट होना है, वी वांट अ स्लाइस ऑफ द पाई, बिकॉज इसमें फीफा, दिस इज़ फीफाज अटेम्प्ट एट गेटिंग इन द क्लब गेम, जो कि हमेशा से यूएफा की एक सॉर्ट ऑफ मोनोपोली टाइप रही है। तो फीफा हमेशा अपने क्लब वर्ल्ड कप के मॉडल को जो है इवॉल्व करता रहता है कि भाई हम कैसे और अपने लिए पैसे बनाएं। सो दिस इज़ मोर ऑफ दैट, दिस इज़ गेटिंग यूरोपियन क्लब्स, द रिच आर गेटिंग रिचर, जो द अफ्रीकन क्लब्स हैं, साउथ अमेरिकन क्लब्स हैं, नॉर्थ अमेरिकन क्लब्स हैं, उनको रिलेटिवली कम पैसे मिल रहे हैं, जबकि यूरोपियन क्लब्स को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो लाइक आई थिंक एक विक्ट्री के लिए $2 million हैं, एंड like depends on the club, like not every club is getting the same amount of money, and it's insane amounts of money for a club. Like it's like selling a top player to a rival club, any club, and 80 million ka winners ko ya participants. I think Bayern ka stat I was reading ke if Bayern win they'll get like $150 million, so that's a lot of money for these clubs. No wonder the other big clubs who are not participating, Barcelona, Liverpool, Arsenal, they're complaining ke bhai why are we not invited to this. So it feels like the fact that there are so many clubs now participating in this is just financially motivated. But obviously some of the clubs, especially with PSG, we saw in their performance last night against Atletico Madrid, they are taking it seriously. For some clubs, in their performances at least, it feels like an glorified pre-season tournament, because the players are tired, they just want an end to all this. Yes. And they are being forced to go and play. Yes, paise mil rahe, of course they're getting a huge payday, but at the end of the day, Pep ka quote tha, I think a couple of days ago, Pep was like, when will we rest? Probably after we're dead. So that's also very true, because most of these players are not getting a rest. Last season Euros थे, इस सीजन के बाद अलग-अलग चीज़ें हैं। And then फिर जो उनका खुद का क्लब होगा वो उनसे और फ्रेंडलीज खिलवाएगा। स्टार्ट फजान में आप पे आता हूँ, लेकिन पहले जरा हाइलाइट्स देख लेते हैं। PSG वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, जो PSG ने 4-0 के स्कोर लाइन से जीता। 4-0 के स्कोर लाइन से PSG जो है एटलेटिको मैड्रिड को आउट क्लास करता है अपने ओपनिंग मैच में इन द क्लब फीफा क्लब वर्ल्ड कप। लग रहा है कि PSG जो है वो आफ्टर विनिंग द लीग, उसके बाद वो चैंपियंस लीग जीतते हैं, वो लगता है वो उसी मोड में जा रहे हैं, उसी गियर में, 4th गियर में, 5th गियर में अपनी उनकी फुटबॉल चल रही है कि सबको बैम्बूजल करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अमेजिंग। एंड विटिन्हा की बात हो जाए, फैबियन रोइस की बात हो जाए, लग रहा है वो उसी मोड में चल रहे हैं जिस तरह से उन्होंने चैंपियंस लीग का फाइनल खेला था। जी, कैसे देखते हैं आप PSG की इस टीम को, एंड लुइस एनरिके, व्हाट he's been able to do with this team after the exit of all the big name players? बिल्कुल, I was going to start with mentioning that as well, कि it's a testament to how good of a job the PSG hierarchy and Luis Enrique has done as a coach, कि after the departure of Mbappe, Neymar and Messi, now they have been able to create a team which has finally won the Champions League. तो PSG के लिए I think especially with the young talent that they have, sky is the limit. They have players who could be playing for them for the next 5 to 10 years. We always talk about this, whenever clubs win a Champions League, we talk about they can that start a series for them, but only Real Madrid in the last 25, 30, 40 years have been able to do back-to-back Champions Leagues. So PSG के लिए अब challenge यही होगा कि okay, now we finally reached the top of the mountain. Can we stay there? How do we stay there? तो वो बहुत interesting होगा उनको देखने के लिए।
बिल्कुल ठीक है जी। फैजान कैसे देखते हैं आप? यार मैच को अगर देखें ना अल्तमश भाई, तो क्योंकि मैं स्पेनिश फुटबॉल को थोड़ा ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मेरा फेवरेट क्लब वहाँ पे खेलता है, तो हमने एक चीज़ हमेशा देखी है कि एथलेटिको मैड्रिड बहुत लो ब्लॉक के अंदर खेलता है। सिमियोनी के टैक्टिक्स इसी तरह के होते हैं। लेकिन अगर आप इस मैच को बहुत क्लोजली फॉलो करें तो जब भी अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड कोई टीम हाई प्रेस करती है या उनकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी होती है, तो सिमियोनी और उनकी टीम जो है वो एक एमेचर फुटबॉल टीम, या ऐसा लगता है कि जिस तरह कल ऑकलैंड सिटी खेल रहा था जिसने 10 गोल कंसीड किए हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है। टाइम टू टाइम बार्सिलोना या डिफरेंट टीम्स एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट करते रहे हैं और अब ये बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया है। सो क्रेडिट देना पड़ेगा आपको पीएसजी और लुइस एनरिके को, लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी एथलेटिको मैड्रिड। अहमद कुछ कहना चाह रहे थे? आई थिंक इसमें हम एथलेटिको की परफॉर्मेंस में वी शुडंट रीड टू मच इनटू इट, बिकॉज इट फेल्ट लाइक, स्पेशली अगर आप थर्ड गोल देखें, द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द प्लेयर्स, दे वर नॉट गिविंग इट द बेस्ट. आई डोंट थिंक दिस इज लाइक, I don't want to say not a priority for them, but the body language didn't show. Like it wasn't that कि I don't think कि अगर ये Champions League का knockout stage match होता तो इस तरह की performance होती है एथलेटिको की. चोलो सिमियोने is not someone जो कि इतना defensively जो है lax जो है अपनी टीम को allow करे खेलने पे. And Sorloth wasn't starting, so I don't think अगर इसकी एक serious लेते. और एक रेड कार्ड भी उनका हो गया. And Longley, we were talking off here with Fazan bhai. Longley is a player we both very much dislike. Just I don't know how he has still played for such top clubs, but yes. बिल्कुल से एक और जो मैच था बायर्न म्यूनिख वर्सेस ऑकलैंड सिटी, 10-0 से बायर्न म्यूनिख जो ये मैच जीता है. आई थिंक इस कॉम्पिटिशन की खास बात यही है कि वो ऐसे क्लब्स को साथ जोड़ देते हैं और फिर ऐसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. ऑकलैंड सिटी ओएफसी जो कन्फेडरेशन है 13 टाइम का चैंपियन है और यहाँ 10-0 हारा है बायर्न म्यूनिख से. दैट्स द गैप बिटवीन सम क्लब्स इन दिस कॉम्पिटिशन एंड द कन्फेडरेशंस. Exactly, and I think some of the players are not even full-time professional players. Yes. Some of them have full-time jobs, and I was reading somewhere that they had to take leave. Some of them couldn't even get paid leaves to come here and play. एंड 10-0 से बायर्न म्यूनिख जो है ऑकलैंड सिटी को शिकस्त देता है और आज एक भी अच्छा मैच, होपफुली अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा बिटवीन चेल्सी एंड LAFC इन दिस क्लब वर्ल्ड कप. एंड दिस कॉम्पिटिशन नाउ हैज़ 32 टीम्स एंड तकरीबन एक महीना पूरा ये कॉम्पिटिशन जो चलता रहेगा. सो वी हैव फुटबॉल एंड फुटबॉल एक्शन टू टॉक अबाउट. आज हमारे शो में राइस नबी वाज अ पार्ट ऑफ द शो एज वेल, एंड ऑफ कोर्स वी हैड अहमद एंड फैजान डिस्कसिंग पाकिस्तानी फुटबॉल. आगे भी हमारी ज़रूर कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाकिस्तान फुटबॉल की हम बात कर सकें, एंड होपफुली मोर ऑन फील्ड एक्शन रादर देन ऑफ फील्ड स्टोरीज रिगार्डिंग पाकिस्तान फुटबॉल. अहमद आपका बहुत शुक्रिया, फैजान आप दोनों आपका भी बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू रिगार्डिंग ऑल द ग्रेट वर्क यू गाइस आर डूइंग ऑन द ग्रास रूट लेवल. थैंक यू सो मच. आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखें. आप लोगों से बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी. टिल वी मीट अगेन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. फॉर नाउ इट्स गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़.